नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। यहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में छात्र छात्राओं की ज्ञान दीक्षा समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मंच से छात्राओं को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री राम शर्मा आचार्य ने हम बदलेंगे युग बदले का मंत्र दिया। उन्होंने हर घर में माता गायत्री और यज्ञ की स्थापना का काम किया। उन्होंने आधुनिक युग का विश्व मानचित्र बनाया। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने विचार से समाज को बदलने का काम किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आज के छात्रों और हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। बता दें कि भर्ती घोटाले को लेकर लगातार निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। यूके एसएससी पेपर लीक और विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। जहां अभी तक पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने कुल 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विधानसभा भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार की जा रही है। इन मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिन लोगों ने विधानसभा और पेपर लीक की नियुक्तियों में कार्रवाई की वह सब सामने आए। अब दिक्कत यह है कि ऐसी नियुक्ति वाले ज्वाइंट सिक्योरिटी तक पहुंच चुके हैं और ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। तो वहीं दूसरा गंभीर सवाल यह है कि अनैतिक नियुक्तियों को कराने वाले सामने नहीं आ रहे हैं और मीडिया कुछ लोगों को जेठ समझ रही है और उनका नाम लेने से संकोच कर रही है और देवर का नाम लेने से मीडिया संकोच नहीं कर रही है। आगे हरीश रावत ने कहा कि मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जांच में जितना समय लगना है सरकार और स्पीकर समय लें, लेकिन जो नियुक्तियां नैतिकता के आधार पर नहीं की गई हैं उन नियुक्तियों को निरस्त किया जाए। जिन नियुक्तियों में नहीं है वो सब नियुक्तियां, अब दिक्कत यह है ऐसी नियुक्तियों वाले जो है जॉइंट सेक्रेटरी तक पहुंच चुके हैं। तो सर लगता है कि सभी निरस्त और बड़ा गंभीर सवाल। और दूसरा गंभीर सवाल ये है कि ब्रिटेन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां हरीश रावत के भर्ती घोटाले के बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार किया है। बता दें कि हरीश रावत ने विधानसभा भर्ती मामले में बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल उन्होंने उन पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत के चरित्र को लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त जितना बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति था उसे उन्होंने अपने उतने ही नजदीक बैठाया। उन्होंने उनके कार्यकाल में खुलकर लेन देन भी की बात भी कही। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा भर्ती पर बयान दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। इससे ठीक एक दिन बाद उनके बयान ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हरीश रावत ने विधानसभा में परिवार और भाई भतीजावाद के आधार पर हुई भर्ती को लेकर कहा कि अपने लोगों की भर्ती कराने में किसी से ने कोई अपराध नहीं किया है। उनके परिवार के लोग भी बेरोजगार थे। फिर एक बार भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में हरीश रावत ने कहा कि नियुक्तियां नैतिक आधार पर नहीं रखती हैं। उन नियुक्तियों को नियुक्तिकर्ताओं के विषय में स्पीकर और मुख्यमंत्री को अगर उचित समझा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर रास्ता निकालना चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने उन पर पलटवार किया। हरीश रावत जी के चरित्र को लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बताया ना कि टीवी चैनलों पर उन्हें लोगों ने कहते हुए सुना था कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। क्या आंखें बंद करने के लिए कोई मुख्यमंत्री चुनती है क्या प्रदेश की जनता? आंख कान खोलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई उन्हें करने की हिम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचारी था उसको उतने नजदीक अपने। ब्रिटेन में बात अब टनकपुरी की कर लेते हैं, जहां यूके एसपीसी की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि
यूकेपीएससी की तैयारी कर रही छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं ने तहसील में जाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्राओं का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षाओं में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया जाए। विद्यार्थियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्राओं का एक दल तहसील पहुंचा, जहां छात्राओं ने अंकिता चंद के नेतृत्व में एसडीएम हिमांशु को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सेवा के 318 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को कराई गई, जिसकी मुख्य परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के दिए निर्णयों में उत्तराखंड की महिलाओं को मिलने वाले 30% आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रदेश की सभी महिलाओं के हितों का हनन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति महिलाओं की परिस्थितियों को समझते हुए महिलाओं को राज्य सेवाओं में 30% आरक्षण दिया गया था, जिसे अवैध करार करते हुए प्रदेश की हजारों महिलाएं पीसीएस मुख्य परीक्षा में अपने प्रतिनिधित्व के आधार पर वंचित रह जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सेवाओं में प्रदेश की महिलाओं को मिल रहे 30% आरक्षण को बहाल करके मुख्य परीक्षा में अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति सभी महिलाओं को दी जाए। इसमें हमारी उत्तराखंड की महिलाओं और माताओं का जो हमें स्टेट गवर्नमेंट में 30% आरक्षण मिलता था, उस पर स्टे लगा दिया है। इससे हमारी पूरी वीमेन, उत्तराखंड की वीमेन कम्युनिटी प्रभावित हो गई है। 24 अगस्त को जो हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट की हेयरिंग आई थी, उसके बाद जो महिलाओं को उत्तराखंड मूल की 30% 37 आरक्षण मिलता है, उस पर स्टे लगा दिया। सर, ये जो 37 आरक्षण है एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो उत्तराखंड के विमेन्स को एकजुट करता है, क्योंकि इसकी अम्ब्रेला के अंदर उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस विमेन, जनरल विमेन, एससी विमेन, एसटी विमेन, ओबीसी विमेन सब आती हैं। नैनीताल के आदेशों के क्रम में, जिसमें कि अभी जो उत्तराखंड महिलाओं को 30% जो आरक्षण मिलता था उस पर रोक लगाई गई है, उसी से कुछ अफेक्टेड जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तो वहीं प्रदर्शन किया। बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से महेशपुर जीत कॉलोनी की मुख्य सड़क टूटी हुई है। स्थानीय लोगों ने सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोग 2019 से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए जिले के मजिस्ट्रेट से लेकर काशीपुर एसडीएम, नगर निगम के अधिकारी, चुने गए हुए जनप्रतिनिधियों को लिखित में वे लोग कई बार सड़क मांगने की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन ने सड़क की मांग करने पर नगर निगम के अधिकारी ने गुस्से में आकर शहर का सारा कूड़ा सड़क पर डलवा दिया, जिससे लोगों को सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द सड़क न बनने पर सड़क किनारे ही बड़ा प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी। यह है, पिछले हम 2019 से प्रयास करते आ रहे हैं इस रोड के लिए। हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, उनका कहना यही रहता है कि ये काम आपका हो जाएगा। फिर हम वेट करते हैं तो पता ये लगता है कोई काम नहीं होता। सबसे पहले हमने 2019 में डीएम के यहाँ एप्लीकेशन लगाई थी, जिसकी हमारे पास रिसीविंग है आज भी। उसके बाद में हमने उनका इंतज़ार किया, जब काम नहीं हुआ तो फिर हम पहुँचे एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी, जिसमें कि एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में हमने उनका वेट किया। बुलेटिन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां गेस्ट टीचरों ने अनिश्चितकालीन धरना किया। आपको बता दें कि सैलरी ना मिलने को लेकर उन्होंने धरने पर बैठे। खबर चमोली से है, जहां सैलरी ना मिलने से परेशान गेस्ट टीचरों ने माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ बैनर तले मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में अनिश्चितकालीन धरना अभी तक चल रहा है। बता दें कि देवाल, थराली, नारायण बगड़, जोशीमठ घाट, पोखरी, गैरसैंण और गेस्ट टीचरों को समर वेकेशन और विंटर वेकेशन की सैलरी अभी तक नहीं मिली है, जबकि दसोली, कर्णप्रयाग ब्लॉक में सभी गेस्ट टीचरों को उनकी सैलरी मिल चुकी है। एक ही जिले में अलग अलग कानून को लेकर गेस्ट टीचरों में खासा आक्रोश है, जहां टीचरों ने कई बार मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस मामले में ज्ञापन भी दिया, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है। टीचर अपने छोटे बच्चों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी केवल उन्हें आश्वासन ही दे रहे हैं, कोई भी कार्रवाई
विभाग की तरफ से नहीं की जा रही। शिक्षा विभाग की बेरुखी से आक्रोशित गेस्ट टीचरों का कहना है कि चमोली जिले के अलावा राज्य के सभी जिलों में सैलरी दी जा चुकी है, वहीं जिले में अधिकारियों की मनमानी के चलते उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही। इस मामले को लेकर जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जरूरी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो आपके और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी पीड़ा को लेकर आए हुए हैं। जो हमारी मांग है ये सिर्फ और सिर्फ वेतन की संगत के लिए है और हमारी सैलरी रुकी हुई है। हमें विंटर वेकेशन और समर वेकेशन का सैलरी नहीं दे रहे। अगर हमारा सैलरी रोक रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि जिस दिन विंटर वेकेशन हो रहा है उस दिन हमें पहले ऑर्डर दे दीजिए। उनसे हमें आश्वासन मिला था कि हमें वो हमारा काम नहीं हुआ तो हम निरंतर कल से और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। बुलेटिन में बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां कुमाऊं आयुक्त ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल की बुनियादी कही जाने वाली बलिया नाला बाजार बीडी पांडे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान दीपक रावत ने बताया कि सिंचाई विभाग की तरफ से बलिया नाला के ट्रीटमेंट के लिए 202 करोड़ रुपए का डीपीआर बनकर तैयार हो गया है, जिसके आधार पर अब शासन के आदेशों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। इस दौरान आयुक्त ने बलिया नाला भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों को देखा, जिसके बाद नाराजगी जताते हुए एसडीएम राहुल को तत्काल सभी घरों पर खाली करवाने और घरों को सील करने के साथ साथ घरों की बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए, जिससे कि कोई क्षतिग्रस्त घरों में दोबारा ना जा सके। इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति दर्ज की तो वहीं उधम सिंह नगर में कबाड़ की दुकानों में गैस रिसाव की घटना के बाद दीपक रावत ने दुकानों का भी निरीक्षण किया, जहां पर आयुक्त को कोई अनियमितताएं मिली। इसके बाद एसडीएम को कबाड़ की दुकानों को शहर के बाहर करने के निर्देश देते हुए कहा कि कबाड़ की दुकान अवैध रूप से शहर के अंदर स्थापित की गई हैं। कबाड़ व्यवसाय करने वाले सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, लिहाजा इन्हें जल्द ही से जल्द शहर के बाहर किया जाए। जो प्लास्टिक का कचरा है ये बड़ा कॉमन हो गया नैनीताल में दिखना और जगह जगह दिखता है, उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बड़ी आसानी से दिख जाता है। तो मेरे निर्देश यहाँ पे जो ईओ नगर पालिका है उनको ये हैं कि इनकी मॉनिटरिंग थोड़ा मुझे लगता है वीक है, इस पर ध्यान देना होगा, उनको स्वयं इस बात को देखना होगा। पब्लिक से भी अपील है कि जब डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है तो कूड़े को थोड़ी देर अपने घर में रखें, जब कूड़ा लेने वाला आता है तब उसको ले जाएँ। दूसरा, मैंने निर्माण सामग्री को लेकर भी थोड़ा सा सख्त निर्देश पुलिस को भी दिए हैं कि जो निर्माण सामग्री है, जो लोग घर बना रहे हैं, अच्छी बात है घर बना रहे हैं, लेकिन सड़क के ऊपर हम सीमेंट भी डाल दें, सरिया भी डाल दें, बजरी भी डाल दें, जिससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, शहर भी गंदा दिखता है, वो नहीं होने चाहिए। कुछ मैं देख रहा था कि कबाड़ी की दुकानें एकदम शहर के बीचों बीच लग गई हैं, जो कि गलत है। अभी आपने देखा रुद्रपुर में बड़ी घटना हुई और एक लावारिस कबाड़ में कुछ ऐसी चीज़ मिली जिससे कि हेल्थ हैजर्ड बहुत बड़ा हो सकता। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां साइबर ठगी को लेकर पुलिस ने जनता को जागरूक किया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स के माध्यम से सबसे ज़्यादा साइबर ठगी की जा रही है। प्रदेश में बढ़ रही साइबर ठगी के लिए पुलिस ने जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से साइबर ठगी हो रही है उससे कई प्रकार सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और जनता से भी जागरूक होने की अपील कर रही है, जिससे वह इस तरह के साइबर ठगी का शिकार ना हो सके। तो वहीं डीजीपी ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। कि लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है बहुत सुंदर सा चेहरा लगा करके, अब आदमी को सोचना चाहिए ऐसे क्यों भेज रहे हैं, मुझे अलर्ट होना चाहिए कि जब किसी को बिना देखे बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके थ्रू ये सेक्स एक्सटॉर्शन की पॉसिबिलिटी रहती है ऑनलाइन। अगर आप देखेंगे ये मोस्टली अकाउंट आप देखिएगा वो जिस दिन आपको रिक्वेस्ट आएगी उससे 1-2 हफ्ते पहले ही क्रिएट किए हुए होते हैं। ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां सड़क व्यवस्था में सुधार को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दी। बता दें कि थाना मुंडना मोटर मार्ग पिछले कई सालों से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। आए दिन लोग इस सड़क पर घायल हो रहे हैं, जिससे नाराज लोगों ने मरचुला
मोले खाल मोटर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जल्द मोटर मार्ग की दशा सुधारने की मांग की गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम गौरव पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया, जब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला। इस मौके पर संघर्ष समिति के सदस्य नारायण सिंह रावत ने कहा कि कई बार इस मोटर मार्ग के सुधारीकरण की मांग को लेकर शासन प्रशासन तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग में बड़े बड़े खड्डे तब्दील हो चुके हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना की आशंका रहती है। वहीं ग्राम प्रधान बयाडी भगत सिंह रावत का कहना है कि प्रशासन विभाग की तरफ से थला भीताकोट मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में 2 भागों में ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया गया है। बुलेटिन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहे निर्माण का एसडीएम ने निरीक्षण किया। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेलाघाट गांव में आंगनबाड़ी के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जब एसडीएम को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि केरल का एक युवक बारात घर की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण करा रहा है। मामले में एसडीएम ने जांच के बाद अवैध चर्च निर्माण के ध्वस्तीकरण की बात कही। आरोप है कि केरल निवासी को ईसाई मशीनरी कार्यकर्ता बॉबी जॉर्ज ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को बहला फुसलाकर लालच देकर पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद उनकी जमीन दान में लेकर बारात घर की आड़ में चर्च निर्माण शुरू करा दिया। जबकि आरोपी ने बताया कि उसने ये जमीन ग्रामीणों से खरीदी है, जिसके बाद चर्च निर्माण किया जा रहा है। वहीं मामले की भनक लगते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। रविंद्र बिष्ट ने इस मौके में कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। आंगनबाड़ी केंद्र के पास से ही केरल निवासी बॉबी जॉर्ज ने सरकारी जमीन पर चर्च का निर्माण करा रहा है। जांच के बाद अगर निर्माण गलत पाया जाता है तो उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बारात घर पहले से ही बना हुआ है, अभी दूसरा बारात घर बनाने के नाम पर चर्च का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गलत है। गौरतलब है कि इससे पहले भी बलुगिया गांव में सरकारी जमीन पर चर्च के निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने रोक लगा दी थी। बारात घर यह है और कोई बारात घर नहीं है। एक छठू प्रधान थे, वो अपना दान देकर इनको कुछ पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिला, ये इनको दान है और कोई बारात घर इस गांव में है ही नहीं। तो मैं केरल से, तो मैं भारत का जगह जगह में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, मतलब परमेश्वर का सेवा कर रहा है। तो जगह में जाने के समय रहने के लिए जगह मुश्किल है। तो सूचना मिली थी कि कोई एक चर्च यहाँ पर किसी व्यक्ति द्वारा, बॉबी जॉर्ज नाम के व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा है इलीगल तरीके से, जो संभवतः हमारी सरकारी भूमि है, क्योंकि उसी के साथ हमारे आंगनबाड़ी का केंद्र बना हुआ है। तभी मैं मौके में गया था और जाँच की गई, तो बॉबी जॉर्ज का उसने हमने आधार कार्ड की प्रतिलिपि ले ली है और इसमें तहसीलदार को मैं जाँच करवाऊँगा कि भाई अगर ये हमारी सरकारी भूमि है तो उसको तुरंत। ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज को मान्यता 1 साल पहले दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी वहां पर आईसीयू और ओटी का निर्माण नहीं किया गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिला हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक यहां ओटी और आईसीयू बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके चलते गंभीर मरीजों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को एनएमसी की मान्यता मिली थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में ना तो आईसीयू शुरू हो पाया है, ना ही ओटी का काम आधा अधूरा बनकर अधर में लटका हुआ है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्य ने बताया कि फिलहाल ओटी और आईसीयू शुरू नहीं हो पाया है, जल्द ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 6 महीने में यहां सभी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी और मरीजों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए, और ड्रेनेज तो अभी बिल्कुल ही नहीं आता, जैसा कि आप लोगों के संक्रमण में आपको पता ही चला। हमारे यहाँ धीरे धीरे काफ़ी डॉक्टर आ रहे हैं। अभी जो सेकेंड एलओपी, जो सेकेंड इंस्पेक्शन होना है, उसके बावजूद सरकार हमें 30-40 डॉक्टर और देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम लोग काफ़ी
आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ताकि यहाँ की जनता को हर चीज़ का इलाज पूरी तरह से मिले। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां 8 साल से अब तक भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसको लेकर किसानों को सड़क का मुआवजा भी अभी तक नहीं मिल पाया है। पिछले 8 सालों में ज्ञानसू मोटर मार्ग नहीं बन पाया, जिसके चलते मोटर मार्ग के लिए ली गई खेती वाली जमीन का मुआवजा भी ग्रामीणों को नहीं मिल पाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी क्रोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस मार्ग का काम PMJSY के पास है, जिसने कई सालों से इस मार्ग को पूरा नहीं बनाया, ना ही किसानों की खेती का मुआवजा दिया गया, जिससे ग्रामीण अब अपने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। तो वहीं विपिन नेगी ने जिलाधिकारी को लिखित रूप में ज्ञापन देते हुए कहा कि इन सभी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की तरफ से नहीं किया जाता है तो आने वाली 9 तारीख को जिला मुख्यालय में वे आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उस जो निर्माणाधीन सड़क थी उसका काम रुकवा दिया गया था और उसके बाद PMJSY के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों का प्रतिकर भी जल्दी दिया जाएगा और इसके साथ ही जो काम रुकवाया गया था वो काम भी दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन आज 1.5 साल का समय हो गया है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग हैं, हम लगातार PMJSY से लेकर शासन तक, प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक हम चले गए हैं कि हमारी सड़क का प्रतिकर दिया जाए और इसके साथ ही डामरीकरण किया जाए, क्योंकि इस समय बरसात में सड़क कितनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी PMJSY को लिखित मौखिक हमने बता दिया है। बुलेटिन में बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां पुल धंसने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कोटद्वार में अवैध खनन के कारण धंसे सुखुरों पुल को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुखुरों पुल के ऊपर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष गीता नेगी के नेतृत्व में हुए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर बोलते हुए गीता नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में सुखोरू नदी में पुल के पिलरों को खुलेआम बड़ी बड़ी मशीनों से खोदा गया, जिसके कारण यह पुल धंस गया है। तो उधर दूसरी ओर इस अवसर पर यूथ कांग्रेस ने भी सुखोरू पुल में धंसने में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। और दुखी मन से इतना हम दुखी हैं कि पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं प्रयास कर रही थी कि भाई ये समय पे इसका सुध ले लें कि जो ये बिल्कुल मानकों के विपरीत जो यहाँ पे खनन कार्य किया गया है, मैं चाहती हूँ कि तत्काल जो भी दोषी हैं उन पे सबसे पहले कार्रवाई की जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें हुआ क्या, इन्होंने क्या है, नीचे वाला पट्टा तो क्या है खनन के लिए खोल दिया, जबकि ऊपर की स्थिति आप देख रहे हो कि क्या स्थिति हो रखी है। ऊपर ये फॉरेस्ट के पास है, जबकि इसमें चुगान होना चाहिए था, चुगान, जबकि ना कि इसमें पॉकलैंड और JCB मशीनों के द्वारा इसमें खनन कार्य किया जाना चाहिए था। ये गलत है, बिल्कुल गलत हुआ। मैं तो कहती हूँ तत्काल उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इनकी अनुमति इनको प्रदान की है। नंबर 2 बात कि होता है जैसे बरसात के टाइम पे ये सुखरो नदी है भयंकर रूप ले लेती है। बुलेटिन में बात ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां त्रिवेणी घाट पर नो पार्किंग में गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि जयराम आश्रम से होते हुए त्रिवेणी घाट जाने वाली संकरी सड़क पर लगातार नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। सबसे ज्यादा गाड़ियां आस्था पथ के ऊपर बने होटल संचालक की तरफ से खड़ी की जा रही हैं, जिसकी वजह से मां गंगा के दर्शनों के लिए आने जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नो पार्किंग में वाहन खड़े होने की वजह से जाम लग रहा है, तो वहीं कई बार स्थानीय लोग पुलिस को इस संबंध में मौखिक रूप से जानकारी देकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। इस मामले में सीओ ऋषिकेश से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जयराम आश्रम मार्ग पर जल्द ही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में सभी जगह हम चिन्हित कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था है, बहुत टाइम से लोगों को आदत पड़ी है, उसे ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब अगला मुहिम हमारा नटराज है। नटराज पे भी हम चारों तरफ से लेफ्ट हैंड फ्री करने जा रहे हैं, उसके लिए वहाँ पे सड़क की मरम्मत का कार्य। रेडियो में बात रामनगर की कर लेते हैं, जहां पूर्व फौजी ने IRB के सिपाही के साथ मारपीट की थी। अब पुलिस ने पूर्व फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रामनगर निवासी एक पूर्व फौजी पर ड्यूटी पर तैनात IRB के सिपाही और होमगार्ड के साथ मारपीट और वर्दी फाड़ने का आरोप है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पूर्व फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान कोतवाल
अरुण कुमार सैनी ने बताया कि IRB में तैनात सिपाही विपिन रावत ने पुलिस को तहरीर दी है और उसमें बताया है कि शुक्रवार की रात वह लखनपुर तिराहे पर होमगार्ड के साथ ड्यूटी कर रहे थे। इस बीच पूर्व सैनिक सतीश शर्मा ने नशे में बिना किसी बात से उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया और साथ ही सरकारी कार्य में बाधा भी डाली गई। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करने के साथ ही कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। XRM सतीश शर्मा द्वारा जो है दारू के नशे में कल हमारे कर्मचारी के साथ सरकारी कार्य में बाधा डालकर अभियुक्ता की गई थी, जिस संबंध में हमारे द्वारा कल ही अभियुक्त पंजीकृत किया गया। आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बुलेटिन बार हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। बता दें कि दिसंबर 2021 में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अंतरिम जमानत पर आए जितेंद्र नारायण त्यागी ने हरिद्वार जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद त्यागी को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि जितेंद्र नारायण त्यागी की अंतरिम जमानत समाप्त हो गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 29 अगस्त को दिए गए ऑर्डर के तहत उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले यूपी के सिया वक्फ बोर्ड ने पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और जितेंद्र नारायण त्यागी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पीदासीकालीन सेवा प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप भी मौजूद रहे। इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि सबसे पहले भी उसको ज्वालापुर के लोगों ने जेल के अंदर मारने की साजिश बनाई थी, लेकिन वह जेल प्रशासन के सख्त होने के कारण साजिश को अंजाम नहीं दे पाए थे। इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी ने धर्म वापसी पर बोलते हुए कहा कि जब से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है वह इस लड़ाई में अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका उनको कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने काफ़ी सोच समझकर इस धर्म को अपनाया है। इस दौरान महंत रविंद्रपुरी ने इसे दुख की घड़ी बताया और कहा कि वसीम रिजवी के साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वसीम रिजवी सनातन धर्म के ज्ञानी व्यक्ति हैं और उन्हें संत ही नहीं बल्कि महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। वहीं वसीम रिजवी ने कहा कि जो भी अपराध उन्होंने किया है वो उनका पश्चाताप कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया, बल्कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। और एक होके ही तभी जा करके घर वापसी संभव है, नहीं तो घर वापसियाँ नहीं होगी। ये आप नोट कीजिए। तो आप वाकई संत है, आप हमसे भी अच्छे संत हैं, आप विद्वान हैं। हम इतना नहीं जानते, वेद उपनिषदों के ज्ञाता है आपने सब कुछ पढ़ रखा है। और क्योंकि एक साजिश हमारे पीछे पूरे हिंदुस्तान में हुई और उन लोगों ने की जो कहते हैं कि सर तन से जुदा कर दो, तो उनकी साजिश के हम शिकार हैं। हमने कभी किसी के इस तरह की कोई बात। बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां भोटिया समुदाय ने भेड़ पालन को लेकर सरकार से मांग की है। बता दें कि उत्तरकाशी में जनजातीय भोटिया समुदाय जिसका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है, भेड़ पालन के जरिए ये लोग अपना पालन पोषण करते हैं। बता दें कि मुख्य तौर पर ये जनजाति वर्ग के लोग बगोरी गांव और वीरपुर डूंडा में रहते हैं। दरअसल भेड़ पालन करने से इन लोगों को पहले अच्छी आमदनी प्राप्त होती थी। अब जनजातीय लोग भारत सरकार से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। इनका कहना है कि पहले भेड़ पालन से जो ऊन प्राप्त होता था उस ऊन को भारत सरकार सीधे इनसे खरीदती थी। अब इसे गैर सरकारी हाथों में दे दिया गया है, जिससे इन लोगों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं भेड़ पालकों का कहना है कि जब सीजन में भेड़ों की ऊन निकाली जाती है उसके बाद इन ऊनों की सफाई के लिए सिर्फ एक ही उत्तरकाशी में कार्डिंग प्लांट है, जबकि कई साल पहले 2 से 3 कार्डिंग प्लांट हुआ करते थे। उसके बंद कर दिया गया है, जिसके तहत इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान भेड़ पालकों का कहना है कि हमारी भारत सरकार से निवेदन है कि इस उद्योग की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे जो हमारे जो अपना हस्तकला जो है, अभी ये अपना शॉल पंखियाँ, इसकी मार्केटिंग बहुत कम है। और हमको प्राइवेट संस्था में जो है पिछले बार हमारा कुल 70 रुपये किलो बेचना पड़ा हमको, जबकि उनके शेयरिंग का चार्ज जो है 25 रुपये प्रति भेड़ है हमारा। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमारा ऊन जो है सरकार। बुलेटिन के आखिरी में बात और नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां बारिश ने काफ़ी कहर बरपाया है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से कई घर और खेत बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत तिमिली के
दुबल्याण और खड़ेड़ी गांव में बारिश से भारी तबाही का मंजर सामने आया है। बता दें कि इन गांवों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि सुबह उठते ही ग्रामीण गांव की तबाही देखकर भौचक्के रह गए। बारिश के रूप में प्रकृति में ऐसी आपदा बरपाई गई कि गांव का नक्शा और भूगोल आपदा के मंजर में तब्दील हो गया। बता दें कि इन गाँव में 1.5 दर्जनों से अधिक खाड़ी फसल और खेत आपदा की भेंट चढ़ गए। बता दें कि कई लोगों के घर भी बारिश में तबाह हो गए। आपदा की सूचना मिलते ही तहसीलदार पटवारी सहित पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट उन्हें मिल चुकी है। जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सुरक्षित मकानों में शिफ्ट किया गया है और सहयोग के लिए तौर पर आपदा प्रभावितों को चेक के जरिए सहायता राशि पहुँचाई जा रही है। उनमें बारिश से नुकसान हुआ था, तो कल सुबह हमारी राष्ट्रवादी टीम ने और विभिन्न गाँव के टीमों ने गाँव का दौरा किया है। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। राशन खाने की व्यवस्था कर दी गई है। दूर तक चला जो अब तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और ये भी बता दें कि ठीक दुबल्याण के ऊपर खनेटी गाँव है, वहाँ के सूरज सिंह का जो है उसकी जो छान होती है वो भी जो है बारिश की भेंट चढ़ गई, आपदा की भेंट चढ़ गई। लोगों के खनेटी गांव के और दुबल्याण गांव के खेत और खलिहान को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां पर स्थानीय प्रशासन तहसीलदार वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम जो भी नुकसान हुआ उसका आकलन किया है और उसको दिया है। यहां पर एसडीएम जो देवेंद्र सिंह नेगी हैं उनका कहना है कि जो क्षति हुई है उसका मूल्यांकन कर दिया गया है और लोगों को जो है जिनके मकान टूटे हैं उनको अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही और लोगों को राहत और राशि जो है वो पहुंचाई जा रही है। मैं वात्सल्य रयाल, नरेंद्र नगर। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।